हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड लास्ट क्लास में हमने फोटोग्राफ्स एज टूल्स फॉर एक्सप्लोरिंग चिल्ड्रंस वर्ल्ड, बच्चों की दुनिया की खोज के लिए उपकरण के रूप में फोटोग्राफ्स का जो यूज़ होता है उसके बारे में जाना था कि कैसे आप फोटोग्राफ्स का यूज़ करके बच्चों की जो दुनिया होती है उसके लिए आप नई नई चीज़ें खोज सकते हो, कैसे उनकी दुनिया के बारे में आप जान सकते हो। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे हमारे यूनिट 2 का सबसे लास्ट टॉपिक, प्रेजेंटिंग डाटा, ड्राइंग एंड राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। डेटा प्रस्तुत करना, निष्कर्ष निकालना और शोध रिपोर्ट लिखना। ठीक है, तो चलिए हम आज के हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानोगे प्रेजेंटिंग डेटा। डेटा प्रस्तुत करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया होती है उसकी। तो देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का सबसे पहले मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब है किसी भी डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि उसको जो है बहुत ही ईजिली समझा जा सके। कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे? टेबल की हेल्प से कर सकते हो, आप ग्राफ्स की हेल्प से कर सकते हो, है ना। चार्ट्स में आप शो कर सकते हो डेटा को, ताकि जो उसका लॉजिकल कंक्लूजन है वो निकल के आए बाहर। राइट, मीन्स डेटा का मूल्यांकन यह आंकड़ों के संगठन को तालिकाओं, ग्राफ या फिर चार्ट में संदर्भित करता है। जब आप सांख्यिकीय तालिका का यूज़ करते हो उस टाइम पे क्या होता है कि जो डेटा प्रस्तुत करने की जो विधि होती है वो कॉलम और पंक्तियों में डेटा का एक व्यवस्थित संगठन है। आप कैसे फिर जब आप सांख्यिकीय तालिका का यूज़ करते हो, सांख्यिकीय टेबल का यूज़ करते हो, तो फिर आप डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? कॉलम या फिर रोज में ऑर्गेनाइज करते हो आप, है ना। या तो कॉलम में लिखते हो या फिर पंक्तियाँ में उनको लिखना स्टार्ट कर देते हो जब आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? सांख्यिकीय टेबल का। क्लियर है आपको ये चीज़? उसके बाद बात आती है कि डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है और इसके कितने चरण हैं। राइट, तो देखिए, डेटा प्रोसेसिंग जो होता है वो कंप्यूटर में डेटा को इधर से उधर करने के काम आता है। ठीक है, डेटा को हेर फेर करना, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो। इसमें मशीन पठनीय रूप से कच्चे डेटा का रूपांतरण, CPU के माध्यम से डेटा का प्रवाह और आउटपुट डिवाइसों के लिए डेटा और आउटपुट का प्रारूपण या रूपांतरण शामिल है। राइट, जैसे कि आप देखते होगे कंप्यूटर तो ऑलमोस्ट आप सबको चलाना आता ही होगा अब, तो आई थिंक इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिक आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स द कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा टू मशीन रीडेबल, है ना। रीडेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है ये रॉ डाटा को। फ्लो ऑफ डाटा थ्रू द CPU एंड मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। तो कहने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को किसी भी तरह से यूज़ करो, है ना, डेटा प्राप्त करने के लिए, डेटा को डिफाइन करने के लिए, वो बेसिकली जो है वो डेटा प्रोसेसिंग में ही इंक्लूड किया जाएगा। एनी यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म डिफाइंड ऑपरेशंस ऑन डेटा कैन बी इंक्लूडेड अंडर द डेटा प्रोसेसिंग। क्लियर है? अब बात आती है कि इसके कितने चरण हैं। तो देखिए, बेसिकली जो डेटा प्रोसेसिंग के 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है आपका एडिटिंग। एडिटिंग से आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद जाते हो आप कोडिंग पे। कोडिंग के बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन, देन आता है आपका टेब्यूलेशन, उसके बाद होता है आपका एनालिसिस। तो अब इन पांचों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एडिटिंग की। डेटा प्रोसेसिंग का जो सबसे पहला स्टेप है आपका वो है एडिटिंग। तो एडिटिंग को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि जो कोई भी डेटा होता है और यूजेबल डेटा होता है उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है उनके बीच में, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके फ़ोन को ही ले लेते हैं। हो सकता है कि आपके फ़ोन में बहुत सारे PDF पड़े होंगे, बट उसमें से आपके लिए यूज़फुल कुछ ही PDF होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ोन में 50 PDF पड़े हैं तो 50 आपके लिए यूज़फुल हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसमें से 2-4 ही आपकी यूज़फुल हो, 10 आपकी यूज़फुल हो, है ना। हो सकता है 45 PDF आपके यूज़फुल हो, 49 PDF हो, एक PDF जो है वो वेस्ट है ऐसे ही, तो वो यूज़फुल नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड यूजेबल डेटा। राइट, वाइल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। कहने का मतलब ये कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो नेट है, नेट पे बहुत सारे डेटाज अवेलेबल हैं, बहुत सारे PDF, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं गूगल पे, लेकिन
उसी में से वो जो वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है नेट पे, उन्हीं कंटेंट्स में से जो यूज़फुल डेटा है उसको निकाला जाता है, राइट। तो जो रिलेवेंट डेटा होता है उसको निकालना डेटा प्रोसेसिंग की मुख्य प्रक्रियाओं में से एक है ना। मीन्स जो यूज़फुल डेटा है उसको कलेक्ट करना डेटा प्रोसेसिंग का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब डेटा विभिन्न स्रोतों से जमा हुआ होता है तो उसे अनुपयुक्त डेटा को छोड़ने और प्रोसेसिंग डेटा को बनाए रखने के लिए संपादित किया जाता है। मीन्स उसे एडिट किया जाता है। इसी को कहते हैं डेटा एडिटिंग। हज़ारों अनयूज़फुल डेटा में से एक यूज़फुल डेटा भी अगर निकाल लिया जाए तो वो डेटा एडिटिंग कहलाता है। क्लियर है आपको अब डेटा एडिटिंग? अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कोडिंग। तो बेसिकली जब हम डेटा को कलेक्ट करके उसको एडिट कर लेते हैं, उसके बाद भी वो जो है वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड नहीं होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होता है। इवन आफ्टर द एडिटिंग प्रोसेस द अवेलेबल डेटा इज़ नॉट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। मीन्स कि वो स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब किसी विशेष क्रम में नहीं होता है, right? To make it more sensible and usable for further use, it need to be aligned into a particular system. मीन्स कि जब आपको ज़रूरत हो तो एट द टाइम आपका जो डेटा है वो आपके यूज़फुल हो, यूज़ में आ सके, वो आपके लिए यूज़फुल हो, उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर सिस्टम में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लाना ज़रूरी होता है, राइट? तो कोडिंग इसी चीज़ के हेल्प में आती है। The method of coding ensure just that the arrange data in a comprehensible format. मीन्स कि जो कोडिंग की जो विधि है वो सिर्फ इतना सुनिश्चित करती है कि जो डेटा है उसको समझने योग्य बना दिया जाए, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके अलावा दिस रेफर टू प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग डिजिट्स और अदर सिंबल टू आंसर, सो रिस्पॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरी। मीन्स कोडिंग करने का मतलब ये भी है कि जिस चीज़ की भी आप कोडिंग कर रहे हो उसको किसी भी स्पेसिफाइंग डिजिट में या फिर सिंबल में इस तरह से आप कन्वर्ट करो कि वो कम से कम नंबर में, कम से कम सिंबल में वो कैटेगराइज हो जाए और ईज़िली फिर वो यूज़ में आ सके, समझ में आ सके। डेटा कोडिंग आपको क्लियर है? उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा का क्लासिफिकेशन। संपादन और कोडिंग समाप्त होने के बाद डेटा को वर्गीकृत या समूहीकरण करने की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। कि डेटा को कैसे आप क्लासिफाई करोगे, कैसे उसका ग्रुपिंग करोगे, कौन से ग्रुप में कौन से डेटा को रखोगे, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप ए। अब ग्रुप ए में आप कितने स्टूडेंट्स को रखना चाहते हो, किन किन स्टूडेंट्स को रखना चाहते हो, है ना। ये करना, ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन करना, है ना। वर्गीकरण का जो स्वाभाविक रूप है उसको समानता के अनुसार किया जाता है। मीन्स सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है? सिमिलैरिटी के बेस पे। क्लासिफिकेशन बेसिकली दो टाइप से हो सकता है। पहला होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणनात्मक। क्वालिटेटिव जिसमें कि क्वालिटी बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम किसी स्टूडेंट को ले लेते हैं, किसी क्लास को ले लेते हैं। अब जैसे कि देखते हो क्लास में जब आप स्कूल टाइम में होते हो तो स्कूल में आपके सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, है ना। तो ये कैसे डिवाइड किया जाता है? जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है बच्चों की, उनको सेक्शन ए में रखा जाता है। जो उससे थोड़े ठीक ठाक होते हैं उनको सेक्शन बी में, और जो लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो पढ़ाई में डल होते हैं, उनको नॉर्मली सेक्शन सी में रख दिया जाता है। तो इसको ही कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव, कि क्वांटिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब मात्रात्मक बिहाफ पे। फॉर एग्जांपल एज ग्रुप, आपने 20 से लेके 35 साल के लोगों को एक ग्रुप में रख दिया, 36 साल से लेके 50 साल के लोगों को दूसरे ग्रुप में रख दिया, और 51 से 65 के लोगों को आपने तीसरे ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही आप आगे बढ़ते गए। तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, सॉरी। उसके बाद आता है आपका स्टेप 4, डेटा टेबुलेशन, मीन्स डेटा का सारणीकरण करना। दिस इज़ अ फाइनल स्टेप इन द डेटा प्रोसेसिंग। ये डेटा प्रोसेसिंग का फाइनल स्टेप होता है। इसके बाद जस्ट आता है आपका एनालिसिस, है ना, एनालाइज करना चीज़ों को। क्लियर है? तो ये फाइनल स्टेप है आपका। द फाइनल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल द डेटा
are tabulated and arranged in a systematic format so that the user can further analyze it. Right? Means अंतिम उत्पाद यानी डेटा को एक व्यवस्थित प्रारूप में सारण्यबद्ध और व्यवस्थित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता इसका और विश्लेषण कर सके. मीन्स जब टाइम पे इसको अच्छे से फर्दर यूज़ किया जा सके, अच्छे से समझा जा सके, जब आप इसको एनालाइज करने बैठे हो तब उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. इस तरह से इसको अरेंज कर दो कि जब भी किसी भी एट द टाइम अगर किसी को चेक करना हो डेटा को तो वो ईजिली उसको एनालाइज कर सके. ऑल दीज प्रोसेस मेक अप द कंप्लीट डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी डेट एंश्योर द सेट डेटा इज अवेलेबल फॉर एक्सेस. मीन्स ये सभी प्रक्रियाएं पूर्ण डेटा प्रोसेसिंग गतिविधि बनाती है जो सुनिश्चित करती है कि यूज़ के लिए जो डेटा है एक्सेस के लिए वो अवेलेबल है. राइट? ये चीज़ क्लियर हो गया आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया डेटा प्रोसेसिंग का. लास्ट में आपका बच गया एनालिसिस मीन्स विश्लेषण. तो विश्लेषण का सिंपल मतलब वही है कि जो हमने पीछे के 4 स्टेप जाने वही चारों स्टेप को मिला के कहते हैं विश्लेषण मीन्स एनालिसिस. राइट? विश्लेषण का अर्थ है शोध प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने के लिए डेटा का वर्गीकरण, आदेश देना, हेरफेर करना और डेटा को सारांशित करना. एंड जब डेटा का विश्लेषण कर लेते हो, एनालिसिस कर लेते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि डेटा की व्याख्या करना, है ना. ये बताते हुए कि अध्ययन या अनुसंधान के संकेत क्या है व्याख्या के रूप में जाना जाता है. While interpreting the data, the researcher need not simply state what has been found in the data that can be understood by the reader only by looking at the table. कहने का मतलब ये कि डेटा की व्याख्या करते समय शोधकर्ता मीन्स जो रिसर्चर है उसको केवल यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि डेटा में क्या पाया गया है जो पाठक द्वारा केवल तालिकाओं को देखकर समझा जा सकता है. मतलब बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो टेबल बनाया गया है उसको देख के ही आप समझ जाओगे कि बेसिकली उसमें क्या बताया गया है. तो डेटा प्रस्तुत करना आपको अच्छे से समझ में आ गया. प्रेजेंटिंग डेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अब हमारा रिपोर्ट राइटिंग मीन्स रिपोर्ट लिखना. राइट? तो रिपोर्ट राइटिंग इज एन ओरल और रिटन प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस एंड द फाइंडिंग कैन बी ईजिली अंडरस्टूड एंड इवेल्युएटेड बाय द रीडर इन सच अ डिटेल्ड वे. मीन्स रिपोर्ट लिखना साक्ष्य की एक मौखिक या लिखित प्रस्तुति है और इस तरह से विस्तृत रूप में निष्कर्षों को पाठक द्वारा आसानी से समझा और मूल्यांकन किया जा सकता है. मीन्स कि रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसी राइटिंग होती है जो ऑरली या फिर रिटन वे में लिखा जा सकता है. राइट? एक प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है या फिर वो ओरल हो या फिर रिटन में हो, है ना. और कोई भी जो उसको पढ़ना चाहता है, उसको समझना चाहता है, वो ईजिली उसको पढ़ के समझ सकता है. इसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही सिंपल वे में. अ रिसर्च रिपोर्ट इज़ द फाइनल आउटपुट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. एक शोध रिपोर्ट अनुसंधान प्रक्रिया का एक अंतिम आउटपुट है. ये लास्ट प्रोसेस होता है रिसर्च रिपोर्ट लिखना. क्लियर है? अब आपने ये तो जान लिया कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, लेकिन बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग क्यों लिखा जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयर करने का, है ना. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन के उद्देश्य क्यों लिखा जाता है बेसिकली रिपोर्ट. तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका डिसीजन मेकिंग टूल मीन्स निर्णय लेने का उपकरण. आज के जटिल व्यावसायिक संगठनों और हज़ारों सूचनाओं की आवश्यकता होती है. आज की डेट में ऐसा है कि आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं. अ रिपोर्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अ लार्ज नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन बिजनेस और एनी अदर एरिया आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट्स. मीन्स एक रिपोर्ट आवश्यक जानकारी प्रदान करती है. व्यापार में या किसी अन्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण निर्णय रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लिए जाते हैं. मीन्स आप रिपोर्ट में जो चीज़ें लिखी होती है पहले आप उसे पढ़ते हो, उसके बिहाफ पे ही आप कोई डिसीजन लेते हो. राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ा, उसमें उसमें लिखा है कि आज इस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा हाइक आई है.
तो अब आप क्या सोचोगे, अरे यार इस कंपनी के शेयर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में है, तो जब भी प्राइस गिरेगा मैं इस कंपनी का जो शेयर है वो खरीद लूँगा, उसके बाद फिर जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। तो ये डिसीजन आपने किस बेस पे लिया, उस आर्टिकल को पढ़ के लिया जो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है, राइट। तो यही होता है डिसीजन मेकिंग टूल। निर्णय लेने में जो रिपोर्ट है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यह रिपोर्ट के महान महत्व में से एक है, राइट। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो कोई भी एक कमिटी या फिर एक कमीशन या फिर कोई भी एक स्टडी ग्रुप जो होता है, उसके पीछे के कारण का पता लगाने और रिपोर्ट के रूप में सिफारिश के साथ या बिना निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए समस्या की जांच करता है ना। जब भी कोई जैसे आप देखते होंगे, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक कमेटी बना दी जाती है, एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप से बोला जाता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। कोई भी जैसे मान लो कोई क्राइम होता है ना, तो आप सुनते होंगे कि 4 बेंच की कमेटी गठित की गई इस केस को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ये सब कब होता है, ये क्यों होता है, ये रिपोर्ट राइटिंग के लिए होता है। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाया जाता है कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद उसका फाइनल जो रिजल्ट है वो बताया जाता है। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन। अब देखिए यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे, इतने लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह चलती है, तो यहाँ पे किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इंडिविजुअली किसी पे नज़र रखे, किसी कंपनी पे पर्सनली नज़र रख पाए। तो वो क्या करती है, जो बेसिकली जो रिसर्च रिपोर्ट आता है, आपका रिपोर्ट राइटिंग होती है, उस पर डिपेंड करती है। न्यूज़पेपर, अब वो रिपोर्ट किसी भी वे में आ सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर आप जब मैंने बताया ओरली भी होता है, तो न्यूज़ चैनल पे जो रिपोर्ट्स आते हैं, एंकर वगैरह एंकरिंग कर रहे होते हैं, है ना। तो ये रिपोर्ट किसी भी बेस पे आ सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि व्यक्तिगत कोई नज़र नहीं रख सकता है किसी पे भी, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है सबका, हम सब जानते हैं, है ना। तो इसलिए कार्यकारी विभिन्न विभागों या इकाइयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्ट पर निर्भर करती है। किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले वो रिपोर्ट देखना पसंद करती है, कोई भी कंपनी, कोई भी डिपार्टमेंट हो। क्लियर है आपको, इवैल्यूएशन वाला पॉइंट क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्विक लोकेशन मीन्स त्वरित स्थान। इस तथ्य में कोई इनकार नहीं है कि व्यापार अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। मीन्स देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट बिजनेस एग्जीक्यूटिव नीड इंफॉर्मेशन फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग, है ना। किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लेने के लिए उनको रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसमें कोई मनाही नहीं है, सब जानते हैं इस चीज़ को, है ना। As top executive are found to be busy for various purposes. Basically, they need vital sources of information. Such sources can be business report. कहने का मतलब ये कि जैसे कि शीर्ष अधिकारियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यस्त पाया जाता है, बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं बेसिकली बहुत से कामों में, है ना। उन्हें जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों की आवश्यकता होती है, उन्हें इन्फॉर्मेशंस की नीड होती है। ऐसे स्रोत व्यावसायिक रिपोर्ट हो सकते हैं, मीन्स जो बिजनेस रिपोर्ट होता है उसको यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है। मैंने बताया रिपोर्ट, आपको ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। रिपोर्ट बनाने के आप जैसे आप अलग अलग वो दोगे, अलग अलग मैं आपको पॉइंट्स यहाँ बताऊंगी। मैं सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास भी, राइट। तो मैं यहाँ पे मेन पॉइंट अब आपको बता दे रही हूँ, साथ के साथ मैं उनका डेफिनेशन भी लिख दे रही हूँ, ताकि एग्जाम में आपके अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओ, इजीली उसका आंसर दे पाओ। तो आप लोग नोट्स बनाते चलना, मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको लिखवाते चलूँगी। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ स्किल, कौशल का विकास। रिपोर्ट राइटिंग स्किल डेवलप्स द पावर ऑफ डिजाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, जजमेंट एंड कम्युनिकेशन। रिपोर्ट लेखन कौशल के डिजाइनिंग, संगठन, समन्वय, निर्णय और संचार की शक्ति विकसित होती है ना। जब आप कोई भी रिपोर्ट बना लेते हो तो उस रिपोर्ट के बेस पे आप समझते हो कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाना है, किस तरह से आपको डिज़ाइन प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए, कैसे आप अपना माइंडसेट बनाओगे, कैसे जजमेंट दोगे कि वो सही है गलत है ना। तो निर्णय कैसे लोगे आप, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिपोर्ट राइटिंग पे। क्लियर है आप लोगों को ये चीज़। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए, ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बट जो मेन है वो ये 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके। क्लियर है।
सो आई होप आपको आज का जो कंप्लीट क्लास था वो समझ में आ गया होगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आज की क्लास से रिलेटेड या फिर पिछले किसी क्लास से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा यूनिट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे यूनिट 3 का, और उसके बाद जो हमारा यूनिट 3 का सबसे फर्स्ट टॉपिक है, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस परसेप्शंस ऑफ पीयर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की सहकर्मी संबंधों और मित्रता की धारणा। इसके बारे में जानेंगे कि स्टूडेंट जब प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, जब एडमिशन लेते हैं, उस टाइम पे उनके फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप वगैरह को लेके क्या उनका कहना है, क्या परसेप्शन है, क्या धारणा है उनकी, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।